तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स वालको है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट का रिज्यूम द सेम टॉपिक वी हैव एंडेड इन द लास्ट वीडियो। बायोमोलिक्यूल्स को एक टेबल पे मैंने छोड़ दिया था, उसको उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और आज जहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ वहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, यू सी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, और दूसरे जो होते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी। आपको ये बात जाननी है कि जब भी मैं 1 और ऐसे 0 लगाऊंगा तो दैट इज़ 1 डिग्री, और 1 डिग्री को ही हम कहते हैं प्राइमरी। ये केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है। और जो 2 डिग्री है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, है ना। सिमिलरली आगे बढ़ता है, जैसे 3 डिग्री टर्शियरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी एक ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनका एक डेफिनेट फंक्शन या जिनका एक मेटाबॉलिक फंक्शन मुझे नोन है। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के एक मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव फंक्शंस मुझे अच्छे से पता है, इनको कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जबकि जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जो मेन है हमारे लिए, इनकी हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स या फंगस ऐसी जगहों पे निकलते हैं, और इनके एक डेफिनेट फंक्शन, एक जो डेफिनेट मेटाबॉलिक फंक्शन है वो अभी भी क्या है, अननोन। वो हमें एक डेफिनेट मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं पता, लेकिन ह्यूमंस जो हैं उसे अपने यूज के लिए, अपने इकोनॉमिक यूज के लिए इसको यूज किया जाता है। ये पॉइंट याद करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, तो ये आपको एक टेबल दिख रहा होगा बाल को, है ना। देखिए इस टेबल में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ रखे हैं पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, एंथोफिल, रेड एल्गी में आर्फिकोएरिथ्रिन, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन, है ना, हीमोग्लोबिन ह्यूमंस में। ऐसे ये देखिए, ये जो पिगमेंट है कैरोटीनॉइड, ये एक्चुअली क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है बाल को मॉर्फिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो मॉर्फिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मॉर्फिन का एक यूज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फिन को एज अ पेन किलर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज पेन किलर। कहाँ यूज किया जाता है, इन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में यूज किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में। यानी जैसे कोई पेशेंट है, उसको सर्जरी की, उसको खोल खाल दिया आपने, जो ऑपरेशन करना था किया, उसको उसको बंद कर दिया, है ना, सुचर्स लगा दिए। अब उसके बाद उसको पेन होगा तो वहां पे हम क्या यूज किए जाते हैं, मॉर्फिन। हालांकि एडिक्टिव होता है, 12th में चैप्टर ह्यूमन हेल्थ और डिसीज, वहां पे आता है ये दोबारा से। देखिए नेक्स्ट इज कॉडीन। कॉडीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेरे को। कॉडीन इज यूज्ड एज इन कफ सिरप्स। इट इज यूज्ड इन कफ सिरप्स। ठंड का माहौल है, कफ सिरप्स आप लोग यूज कर रहे होंगे, उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका लक हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉडीन। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक है ये विनब्लास्टिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन कहाँ यूज किया जाता है बाल को, विनब्लास्टिन इज यूज्ड एज एंटी कैंसर। इट इज यूज्ड एज एंटी कैंसर। तो ये कुछ 2 3 या 4 मैंने बताए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आता है। अभी कौन करना वेलिन ए, दिस इज ऑल्सो बनाना, ये भी आपको याद करना है। तो अब जाके ना हमने इस चैप्टर का जो इंट्रो वाला पार्ट है बाल को वो एंड कर दिया है। इंट्रो में कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें आती हैं, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंस वो रखते ही नहीं है। अपन अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आपको पता है 4 बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, फैट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। लिपिड या फैट एक ही चीज़ है, उसको देखेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सी अब कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, ना। हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इट्स, या इसी को हम कहते हैं शुगर्स। शुगर जो आप टेबल शुगर यूज करते हैं नॉर्मली, चीनी वगैरह, उसको हम शुगर कहते हैं। शुगर क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज इट इज स्वीट इन टेस्ट, बिकॉज इट इज स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं जनरल फॉर्मूला आपको समझाऊं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं, दे आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोसिस एंड कीटोसिस।
देखो केमिस्ट्री इस चैप्टर का ना मैं एक जनरल सा एक आपको पॉइंट पहले से क्लियर करके रखता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे आता है 11th का एक वन ऑफ द मेन चैप्टर कहलाता है, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप देखिए उस वीडियो को। या 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक के एंड में आता है, इसको निपटा दिया जाता है। लेकिन बायो में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसमें पॉइंट पॉइंट पे हर एक टॉपिक के बाद या हर एक टॉपिक के बीच में कई बार केमिस्ट्री आएगी। तो आपको ये बात मान के चलनी है कि इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, अमाइंस, हाइड्रोक्सिलम, बहुत कुछ होता है। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे केमिकल्स है, ऐसे ग्रुप्स है जिसमें आपको पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी OH, हाइड्रोक्सी यानी OH, एल्डिहाइड और कीटोन, ये चीजें मिलेंगी। मेन ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अब सी एल्डिहाइड को आप ऐसे लिखते हो, एल्डिहाइड को आप कैसे लिखते हो, COH। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में CHO भी लिखेंगे, तो हम शॉर्ट फॉर्म में बल्कि CHO भी लिखेंगे। जबकि जब मैं कीटोन की बात करूं तो जो कीटोन है वो दो कार्बन के बीच में पाया जाता है, दो अलग अलग कार्बन और इसके बीच में कार्बन और उसमें क्या पाया जाता है, कीटोन। यानी हमें होगा क्या यहाँ पे, हमारे साथ कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास बहुत बड़ी कार्बन की चेन होगी। इस कार्बन की चेन में मेन फंक्शन ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, और बाकी सभी कार्बन पे क्या लगा होगा, बहुत सारा OH। बाकी सभी कार्बन पे बहुत सारा क्या लगा होगा, OH। तो एक जनरल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस एंड कीटोसिस, ठीक है। चलिए, अब जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इसमें सबसे पहले आते हैं बालको मोनोसैकेराइड्स, दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। सेकंड नंबर पे आते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स, और लास्ट नंबर पे आते हैं बालको पॉलीसैकेराइड्स। ये मैं सोचना मैंने लाइन डाल दी तो यहाँ पे सैकेराइड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तो मैंने निपटा दिया। चलो कोई बात नहीं, पूरा लिख लेते हैं ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब आपको देखो थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा क्या मतलब। मोनो मतलब सिंगल, ऑलिगो कुछ अलग है, नया है, पॉली मतलब बहुत सारे। देखो मोनो मतलब यहाँ पे एक सिंगल रेसिड्यू होगा, यहाँ पे एक सिंगल रेसिड्यू होगा। फॉर एग्जांपल एक सिंगल ग्लूकोज का होना वो कहलाएगा, है ना, एक सिंगल ग्लूकोज का होना सिंगल रेसिड्यू होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको कहा। ऑलिगोसैकेराइड में हम कहेंगे यहाँ पे 2 to 9 यूनिट्स पाई जाएंगी, यहाँ पे 2 to 9 यूनिट्स। यूनिट्स रेसिड्यू एक ही बात है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करता हूँ तो मान लीजिए 2 ग्लूकोज है ना। जब मैं ट्राइसैकेराइड की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 3 ग्लूकोज है लाइन से, उसको क्या कहेंगे, ट्राइसैकेराइड। तो एक सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड, 2 से 9 यूनिट ऑलिगोसैकेराइड्स। और अगर यूनिट 100 से ज्यादा है बाल को, यूनिट 100 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल लाइन से 100 ग्लूकोज लगे हुए हैं, लाइन से बहुत सारे ग्लूकोज लगे हुए हैं, वो किस में जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स में। तो आपको ऐसे याद करना है 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनो, ऑलिगो और पॉली। मोनो सिंगल, ऑलिगो 2 to 9 और पॉली बहुत सारे। 100 ना याद करो चल जाएगा, बहुत सारों से काम चल जाएगा। मोनोसैकेराइड्स का अगर एक जनरल फॉर्मूला बताऊं स्पेशली इनका, तो डेट इज CnH2n एंड ON। इसको ग्लूकोज पे बैठाना, C6H12O6, N इक्वल टू 6। वेरी गुड, ठीक है, आपने एकदम सही गेस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, मोनोसैकेराइड्स में हालांकि जब मैं कार्बन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन की बातें करूंगा। पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, वो होगा 5 कार्बन और 6 कार्बन। इस चैप्टर के लिए 5 कार्बन और 6 कार्बन। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 3 कार्बन से, और 3 कार्बन को अपन क्या कहेंगे, ट्राइओसिस। ट्राइओसिस यानी N इक्वल टू 3C3H6O3 है। हालांकि यहाँ इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जब आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट साइकिल आती है, इस कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। आप चाहो तो एनसीईआरटी खोल के वहाँ पे जाना, उस ग्लाइकोलाइसिस में आपको रिकमेंड भी करूँगा। ग्लाइकोलाइसिस में आप देखना 5th स्टेप होगा, टोस 1,6 बिस फॉस्फेट इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। वो क्या होता है उसको समझा दो। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, देखो 3 कार्बन से यानी आपको 3 कार्बन लगाने हैं लाइन से, 1 2 3, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे 3 कार्बन और लगाए, 1 2 3। अब मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे या तो एल्डिहाइड लगा दो या तो कीटोन।
अब देखो पहले मान लो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया, CHO। तो बस सोचो और ध्यान से मुझे ये बताओ, क्या मैं कीटोन को कभी भी फर्स्ट कार्बन पे लगा सकता हूँ? कीटोन हमेशा बीच में कहीं आता है, और बीच में तो अपने आप क्या कहला देगा, सेकेंड कार्बन। ठीक है, अच्छा सेकेंड कार्बन के कीटोन को नाम क्या दिया जाएगा? केमिस्ट्री में हम कहते हैं एसिड वर्ड, है ना। तो एसिड वर्ड है, इसको यूज करते हैं दो कार्बन के लिए, यूज करते हैं दो कार्बन, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH। क्योंकि कीटोन तो दो कार्बन का पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आप दो कार्बन का कीटोन बना सकते हो? नहीं, वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैं कीटोन तो दो कार्बन का नहीं बना सकता। तो जो तीन कार्बन का कीटोन है, इसी को सिंपली क्या कह देते हैं? जबकि एल्डिहाइड की बात करूं तो केमिस्ट्री में ना एक एल्कोहल है जो तीन कार्बन की एल्कोहल होती है, और उसमें तीनों ही कार्बन पे OH मिलता है, एल्कोहल में OH ग्रुप मिलता है। ठीक है, दिस एल्कोहल इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, दिस कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, बैलेंस सेटिस्फाई कर सकते हैं आप। और तो अब यहाँ पे मैं, अगर मैंने आपको पहले भी कहा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोज, आपने एल्डिहाइड लगा दिया, आपने कीटोन लगा दिया। अब आप कार्बन पे बाकी जगह क्या लगा दीजिए, हर एक कार्बन पे एक एक OH, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। अब इस डायग्राम को देखें ध्यान से, तो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज एसीटोन। अच्छा एसीटोन तो कार्बन के बाद वो, और हमने जब कीटोन लगाया उसी से काम चल गया। लेकिन जरा ध्यान से देखें तो इसमें दो हाइड्रोक्सी भी तो लगाए मैं क्या लगाए, दो हाइड्रोक्सी। तो इसका पूरा नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका पूरा नाम है बालको, डाई हाइड्रोक्सी। तो जो मैं आपको रेस्पिरेशन का बता रहा था ना, अब दोबारा जाके देखना, वहां पे जब हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ते हैं तो हम दो ग्रुप बनाते हैं। इसमें से एक ग्रुप होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, और एक ग्रुप होगा वहां पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, टेट्रोजिस। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमको 5 कार्बन और 6 कार्बन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो टेट्रोज में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस इतना बताऊंगा N=4 C4H8O4, है ना। विओज एथ्रोज वगैरह आते हैं, वो सब अपन स्किप मार सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट इज पेंटोज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पेंटोज यानी N=5, यानी C5H10O5, C5H10O5। ठीक है, अब देखिए C5H10O5 यानी इसके एग्जाम्पल बताता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा आपको चमकेगा। क्या चमकेगा? देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन आप पढ़ तो पा रहे हो, क्या आप पढ़ पा रहे हो? और अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा। अगर आपके मन में बालको ये शब्द आ रहा है, अब आपके मन में ये शब्द आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एकदम सही सोचे, है ना। यू आर थिंकिंग राइट। वाई यू आर थिंकिंग राइट? आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एग्जैक्टली। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, फिर आपको बताता हूँ क्या है एक्चुअली वो सब। देखो कार्बन की एक शुगर है राइबोस, हालांकि डीऑक्सीराइबोस भी 5 कार्बन की शुगर है, पहले इस पर ध्यान देता हूँ। देखो राइबोस एक एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड, CHO। तो पहले बताया एल्डिहाइड आपने बनाना है, और बाकी जगह आपने क्या लगा देना है, चुपचाप OH, कुछ नहीं करना। एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ग्रुप बनाओ, बाकी जगह चुपचाप क्या लगा दो, OH। एलियाड आप लगा चुके हैं, बाकी जगह भगवान का नाम लेके क्या लगा दो, OH। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जाहिर सी बात है बाकी जगह क्या लगा देंगे, वो भी तो इक्वल करना है। ये हुआ राइबोस। जब मैं डीऑक्सी बोल रहा हूँ, देखो डी का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी बाल को? डी का मतलब होता है एप्स, डी का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? ऑक्सी। तो ये हाइड्रोक्सी नहीं है, हाइड्रोक्सी OH होता है, ऑक्सी क्या होगा? ऑक्सी क्या होगा? ऑक्सीजन बनाते हैं 3, 4 और 5 कार्बन, सेम कॉन्सेप्ट। आपने फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दिया, एल्डिहाइड, बाकी जगह आपने क्या लगा दिया, OH, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बाकी जगह क्या लगा दो, हाइड्रोजन। नाउ डी यानी आपको कुछ हटाना है, क्योंकि जो कुछ हटाना है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में मैं ये जो सेकंड पोजीशन है, ध्यान देना, ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन से
मैं ऑक्सीजन को हटा दूंगा, मैं सेकंड पोजीशन से इस ऑक्सीजन को ये हटा दिया, सेकंड पोजीशन से इस ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया बाल को, हटा दिया। नाउ दिस इज डीऑक्सी, आपको याद करना है राइबोस क्या है, 5 कार्बन का शुगर, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी जगह OH। डीऑक्सीराइबोस सेम है, लेकिन बस सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा दो। नाउ ये है क्या, देखो जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं ना, तो हम वहाँ पे करने वाली जो शुगर्स होती है, DNA में जो शुगर मिलती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस, RNA में जो शुगर मिलेगी वो क्या होगी, या देखो रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको एक रूल याद करना है, आपको करना क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रूल को बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचना। आपको ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, आपको क्या ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और इसके बाद आपको ढूंढना है सेकंड लास्ट कार्बन, तो ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और आपको ढूंढना है सेकंड लास्ट कार्बन। ये सब जगह होगा ना, अभी मैं ग्लूकोज का फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहाँ पे भी रूल सेम होगा। अब इसके बाद आपको इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, लेकिन बीच में लगा देना है एक ऑक्सीजन, ये रूल है ना। रूल क्या है, इसको बनाने की ट्रिक्स है, आप ऐसे मानो उसको। बीच में आपको सिंपली क्या लगाना है, ऑक्सीजन। फिर आपको काउंट करना है, काउंट करूंगा तो अगर मैं देखो काउंट की जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो 4 तो कार्बन है, 1 2 3 4, और मैंने कहा बीच में क्या लगाया, ऑक्सीजन, तो बीच में कितना हो गया, 5। यानी जो रिंग बनेगी बाल को वो कितने की बनेगी, 5 की। तो जो 5 के रिंग बनी है दैट इज कॉल्ड एज पेंटागोनल रिंग। चलो रिंग बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगा, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी बैड। तो काम चला दूंगा मैं, देखो जब काम चला दिया तो बात हो गई, अपना काम चलाने से मतलब है, अपन इंडिया के लोग हैं, जुगाड़ लगा लेंगे, जुगाड़ लगा लिया। और देखो सिंपल सी बात है, आपको याद करना है कि ऑक्सीजन है भैया फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, तो इसको फर्स्ट कार्बन मान लो, इसको फोर्थ कार्बन मान लो। अच्छा फोर्थ के ऊपर कौन सा कार्बन होगा, फिफ्थ कार्बन, तो इस फिफ्थ कार्बन को मैं लिख देता हूँ CH2OH, इसको क्या लिख दिया, CH2, ये वाला कार्बन मैंने एज इट इज बना दिया। अब आपको याद है कि यार मैंने जो बॉन्ड बनाया वो बनाया फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, और मैं बीच में ऑक्सीजन डाल चुका हूँ। अब फोर्थ पे भी OH था, फोर्थ पे भी OH था, और जो फर्स्ट है इस पे भी OH था, फर्स्ट पे भी क्या है, फर्स्ट पे CHO ग्रुप है ना। जब आप वहाँ पे बना चुके हो, अब आपको बाकी जगह भी सेटिस्फाई करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट पे एक OH, सेकंड पे OH, थर्ड पे OH, और फोर्थ वाला OH कहाँ जा चुका है, बॉन्ड बना चुका, फोर्थ वाला OH का, अभी फोर्थ वाला OH क्या कर चुका है, बॉन्ड बना चुका। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, ये आपको याद करना है। अच्छा अगर मैं सेम रिंग स्ट्रक्चर बात करता हूँ डीऑक्सीराइबोस का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम, लेकिन एक चेंज होगा, क्या चेंज होगा बाल को, डीऑक्सीराइबोस में जो सेकंड पोजीशन होगी उस पर क्या एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट। यानी सेम स्ट्रक्चर आपने बनाना है, बस आप सेकंड पोजीशन से क्या हटा दो, चुपचाप, चुपचाप यहाँ से क्या हटा दिया मैंने, ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डीऑक्सी, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा डीऑक्सीराइबोस, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बाल को। हालांकि नॉमेनक्लेचर्स भी आते हैं यहाँ पे, तो इसकी भी मैं बात करता हूँ अभी, इसके इसमें हम ग्लूकोज में बात करते हैं ना, कुछ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं ग्लूकोज में। फिलहाल आप मान के चलो कि यहाँ पे आपका राइबोस से काम चल, मतलब पेंटोस का काम हो गया। मैं हल्का समराइज करता हूँ, मैंने पेंटोस में आपको क्या क्या बताया। पेंटोस यानी 5 कार्बन की शुगर, C5H10O5, दो शुगर आपको याद करनी है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। 5 कार्बन की शुगर लगानी है तो मैं 5 कार्बन लगाऊंगा, एक मेन ग्रुप लगाऊंगा, वो मेन ग्रुप क्या होगा मेरा, एल्डिहाइड। फर्स्ट कार्बन पे मैंने एल्डिहाइड को चिपकाया, और उसके बाद मैंने पांचों जगह पे क्या लगा दिया, OH, मैंने पांचों जगह सॉरी बाकी 4 जगह पे क्या लगा दिया, OH। ठीक है, जब मैंने डीऑक्सीराइबोज बनाया तो डी का मतलब क्या होता है बाल को, एब्सेंट। डी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, एब्सेंट। क्या एब्सेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी मतलब OH, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। कहाँ से गायब है, सेकंड पोजीशन से, कहाँ से गायब है, ये सेकंड पोजीशन। बाकी डायग्राम एज इट इज सेम। जबकि जब मैं इसके रिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो हमें याद करना है, मेरे को जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसका बॉन्ड बनाना है सेकंड लास्ट कार्बन से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको फंक्शनल ग्रुप कार्बन लेना है और उसका बॉन्ड बनाना है सेकंड लास्ट कार्बन से। फंक्शनल ग्रुप कार्बन है मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन मेरा फोर्थ कार्बन, तो मैंने सिंपली एक रिंग बनाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप और सेकंड लास्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, बीच में क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, बाकी जगह सेम। सेम डायग्राम डीऑक्सीराइबोस के लिए भी बनाया, बस इसमें सेकंड पोजीशन से क्या एब्सेंट कर देंगे, ऑक्सीजन, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन इज एब्सेंट।
यहाँ पे जाके हमारा क्या एंड हो जाता है बाल को, पेंटोसिस। सोसिस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेक्सो इक्वल टू एन इक्वल टू 6H12O6। आप सोचोगे भैया यार ये तो ग्लूकोज है, बिल्कुल सही, ये ग्लूकोज है, लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, सिर्फ ग्लूकोज नहीं है। आप सही है कि ये ग्लूकोज है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये तो फ्रक्टोज भी है, अगर मैं आपको कहूँ ये तो गैलेक्टोज भी है, और अगर ऐसा ही मैं आपको कहूँ ये तो मैनोज भी है, तो कौन गलत है, आप या मैं? जी नहीं, ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ। ग्लूकोज तो है ही, ये चारों भी है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि जो 4 एग्जाम्पल हैं हेक्सोस में, उसमें ये 4 आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। हालांकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज मैनोज उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बट या काम चलाऊ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट शुगर, दैट इज ग्लूकोज। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट बाल को। देखो, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल शुगर। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल शुगर। क्यों कहते हैं इसे यूनिवर्सल शुगर? देखो, मैं ना फिर से रेस्पिरेशन वाले टॉपिक पे आता हूँ। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि मैं किसी भी कंपाउंड को, आपने ये रिएक्शन शायद बचपन में पढ़ी हो, C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। और अब ये आपको खलकेगा 36 से 38 ATP, ये आपने सुना होगा बचपन में। यानी एक रेस्पिरेशन के साइकिल है जिसमें हम बहुत सारी एनर्जी बना रहे हैं। उसी, अब ये जो ये है ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। तो हम इसको ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, और दिस इज कंबशन, दिस इज कंबशन। और ये कंबशन जो हमारे अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंदर भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं। इसका जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप इज लिंक रिएक्शन। थर्ड स्टेप इज Krebs cycle, एंड लास्ट स्टेप इज ETS। लास्ट स्टेप इज ETS। ये मैं बहुत साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ का टॉपिक है नहीं, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो ग्लाइकोलाइसिस है, देखो आपको नाम समझ में आएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का तोड़ना, इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी पे जितने जानवर, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी अवेलेबल है, वो सब ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। जितना भी लिविंग को हम डिफाइन ऐसे करते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, और मेटाबॉलिज्म का की मेटाबॉलिक इवेंट है ग्लाइकोलाइसिस। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब, या जितने भी लिविंग सेल है, बेटर शब्द इज लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल है वो सभी क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बिना जीवन नहीं चल पाएगा। अच्छा, सब करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बाल को, यूनिवर्सल शुगर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल शुगर। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। अब इसका क्या मतलब है भैया? देखो, जो फ्रक्टोज है ना, वो फ्रूट शुगर होती है, वो सारे फ्रूट्स में मिलती है, लेकिन ग्रेप्स में ग्लूकोज मिलती है। इसको याद करो तो अच्छी बात है ना, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ग्लूकोज आपको पता है, देखो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज एक कीटोन है। ये ना मैं दोनों स्ट्रक्चर को साथ साथ कंपेयर करते हुए पढ़ाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है 6 कार्बन का, तो मैं सबसे पहले 6 कार्बन बनाता हूँ, 3 4 5 और 6। ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, सही है, बैठ गया। देखो 3 कार्बन की सॉरी 6 कार्बन है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब फर्स्ट कार्बन पे आपको क्या लगाना होगा, CHO, आपने लगा दिया। अब याद आ रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी बाकी जगह क्या लगाना है, OH। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या पॉइंट है वो भी आप अपने आप समझोगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग से ही बताता हूँ। ये है ग्लूकोज बाल को, ये क्या है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में आपको ये अलग दिख रहा है, थर्ड कार्बन। कौन सा कार्बन अलग दिख रहा है, थर्ड कार्बन। देखो ये जो थर्ड कार्बन है बाल को, इस थर्ड कार्बन पे जो OH है, थर्ड कार्बन पे जो OH है, इसकी पोजीशन क्या है, उल्टी। इसकी पोजीशन क्या है,
उल्टी। ये जो उल्टी पोजीशन है यही आपको याद करना है अच्छे से कि इसमें थर्ड पोजीशन पे OH उल्टी जगह आ जाता है, ठीक है। अच्छा चलो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर का क्या रूल था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको सबसे पहले ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले क्या ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद ढूंढना है आपको सेकंड लास्ट कार्बन। इसके बाद आपको क्या ढूंढना है, सेकंड लास्ट कार्बन। अच्छा इसके पहले एक पॉइंट बच गया। देखो एक पॉइंट ये है कि हम ना जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं नाम का कुछ बताऊंगा नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर में अपन कहते हैं कि जब आपको सेकंड लास्ट कार्बन, कौन सा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH अगर राइट साइड में मिलेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं D, और अगर वही लेफ्ट साइड में मिलेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं L। तो ये वाला जो ग्लूकोज है दिस विल बी कॉल्ड एज डी ग्लूकोज, दिस विल बी कॉल्ड एज डी ग्लूकोज। ऐसे जो राइबोज मैंने बनाया था वो क्या कहलाता है, डी राइबोज, है ना। हालांकि डी राइबोज उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट डी ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। ज्यादातर हमें डी ग्लूकोज मिलता है। और फन फैक्ट ये है कि ये ग्लूकॉन डी नहीं है, ग्लूकॉन डी इज अ ब्रांड, है ना। ग्लूकॉन डी एक ब्रांड है, हम ग्लूकॉन डी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ ग्लूकॉन डी प्रमोट करने नहीं आया हूँ फ्री में, मैं सिंपली आपको ये कह रहा हूँ कि ग्लूकोज जो है इसकी फॉर्मेट है, इसका अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको ऑक्सीजन राइट साइड में मिलेगा दैट इज डी, लेफ्ट में मिलेगा तो H, सॉरी डी में L, लेफ्ट में मिलेगा तो L। ओके इसके रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो रिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको फर्स्ट कार्बन दिख रहा है और आपको सेकंड लास्ट। अच्छा इसके बाद मुझे करना क्या था, याद करो। इसके बाद में मुझे इन दोनों के बीच में क्या लगाना था, ऑक्सीजन, और काउंट करना था। ऑक्सीजन लगा के मुझे सिंपली क्या करना था, काउंट करना था। चलिए ऑक्सीजन लगा के काउंट किया। देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी रिंग कौन सी बननी है, हेक्सागोनल। चलिए ये एक रिंग बनाई मैंने, हेक्सागोनल रिंग। अभी मैंने आपको बताया कार्बन किस किस के बीच में है, फर्स्ट कार्बन, ऑक्सीजन किस किस के बीच में है, फर्स्ट कार्बन, और सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा था, फिफ्थ कार्बन। अब इसके ठीक ऊपर क्या है, लास्ट कार्बन CH2, इसके ठीक ऊपर क्या है, लास्ट कार्बन। अच्छा बाकी जगह एज इट इज क्या करना है बाल को, सेम, लेकिन आपको याद है थर्ड पोजीशन उल्टी है। अच्छा ये फर्स्ट है, इसके नीचे क्या लगा दिया आपने, OH। ये क्या है, सेकंड, इसके नीचे क्या लगा दिया, OH। लेकिन थर्ड पे याद करो जो OH था इसकी पोजीशन तो उल्टी थी, तो इसका OH ऊपर लगेगा, इसका OH कहाँ लगेगा, ऊपर। बाकी एज इट इज है ना, बाकी क्या है एज इट इज। ये वाला OH और यहाँ पे H, यहाँ पे OH क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो उधर बॉन्ड बनाने चला जाता है, ठीक है, वो याद करना है। तो ये हुआ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो बालको अभी इसमें ना एक पॉइंट और आता है, मैं आपको हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बताया डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। इसमें हम कहते हैं कि डी जो है अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड मिलेगा डी, लेफ्ट मिलेगा तो एल। लेकिन यहाँ पे ना एक नया वर्ड आता है अल्फा और बीटा। देखो जो फर्स्ट OH है ना, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट कार्बन पे जो OH है देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे क्या है, नीचे। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। अगर यही ऊपर की साइड में होता, यही कहाँ पे होता, ऊपर की साइड में, तब इसको मैं सिंपली कहता बीटा ग्लूकोज, तब उसको मैं क्या कहता, बीटा ग्लूकोज। तो आपको याद करना है कि OH का जो OH है अगर वो बिल्कुल नीचे है यानी बिलो है तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा। और वहीं जो OH है अगर वो ऊपर होता, अब तो वो क्या कहलाता, बीटा। यहाँ पे नीचे तो इसको मैंने क्या किया, अल्फा। हालांकि अगर इसको पूरा नाम दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहलाता है ये, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। ये हो गया। अच्छा इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ग्लूकोज के नॉर्मल फंक्शंस। तो आप जानते हैं ग्लूकोज का मैंने आपको अभी बताया फंक्शन। इसका काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोलाइसिस में रोल प्रोवाइड करवाता है, तो ये एनर्जी देगा। और कार्बोहाइड्रेट्स का भी जो मेन फंक्शन होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी बॉडी की जो मेन एनर्जी का सोर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कभी कभी आपसे फंक्शन भी पूछा था कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपको याद करना है कि जो एनर्जी सोर्स है ना, एनर्जी सोर्स का काम कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाल को, फ्रक्टोज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो कोई खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, इसकी कुछ बातें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि जो फ्रक्टोज है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, क्योंकि ये फ्रूट्स में ज़्यादा मिलती है ना। ह्यूमंस में फ्रक्टोज उतना नहीं मिलता, एक स्पेसिफिक जगह मिलती है, उसका एक टेस्ट में भी यूज़ होता है, वो मैं भी आता हूँ उस पॉइंट पे। फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर। अच्छा याद करो जो ग्लूकोज था वो था क्या, एल्डिहाइड। ग्लूकोज क्या था, एल्डिहाइड। तो फ्रक्टोज क्या है बालको, कीटोन। फ्रक्टोज क्या है, कीटोन। अच्छा तो फिर से वही 6 कार्बन, 4 5 और
तीन तीन छः हो गए। अच्छा कीटोन है तो इसको कहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, सेकंड कार्बन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दिया O, ठीक है। अच्छा बाकी जगह अपने आप क्या लगाना पड़ेगा मुझे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बाल को, CH2OH, लेकिन याद है थर्ड पोजीशन पे OH वहाँ पे क्या था उल्टा, यस यहाँ पे भी जो थर्ड पोजीशन है इस पे OH की पोजीशन क्या होगी उल्टी, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे भी OH क्या होगा उल्टा, बाकी तो एज इट इज ये। यस ये हुआ फ्रक्टोज का कौन सा स्ट्रक्चर हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर। अच्छा दिस विल बी कॉल्ड एज डिफ्रक्टोज, डिफ्रक्टोज क्यों कहेंगे क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ पे है राइट साइड में, अगर ये लेफ्ट में होता तो कहाँ पे कहलाते एल्फेक्टोज कहते। अच्छा इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, आपको ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप नॉट फर्स्ट कार्बन, याद रखना हमें ढूंढना था फंक्शनल ग्रुप, हम फर्स्ट कार्बन नहीं लेने वाले, और इसको बनाना है सेकेंड लास्ट से, और बीच में लगाना है इनके ऑक्सीजन, काउंट करो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 5, यानी टोटल रिंग आपकी बार कितने की बनेगी 5 की। चलो रिंग बनाते हैं। आपकी बार जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है, सेकंड के बीच में और फिफ्थ के बीच में, तो सेकंड कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन, फिफ्थ कार्बन के ऊपर सिक्स्थ कार्बन, ये याद करना है, बाकी तो सेम है ना। यहाँ पे आप सिंपली क्या लगा दो OH, थर्ड पोजीशन पे OH क्या करना है उल्टा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, सेम चीज़ है ना, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं रहा। इसमें हमने सिंपली ये कहा कि अब की बार जो बॉन्ड बना वो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ना बन के सेकंड और फिफ्थ के बीच में बना। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो हम बॉन्ड बनाते हैं वो फंक्शनल ग्रुप का हम बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, सोचो सोचो, सेकंड लास्ट के साथ। आई यहाँ तक बात समझ में। अब फ्रक्टोजेस ये हुआ फ्रक्टोज का चेन स्ट्रक्चर, सॉरी रिंग स्ट्रक्चर, जैसे फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे बात डन हुई। अब देखो फ्रक्टोज की एक बात कि फ्रक्टोज को अपन ने सिंपली क्या कहा मैंने फ्रूट शुगर, लेकिन फ्रक्टोज के एक चीज और है कि फ्रक्टोज को ना यूज किया जाता है रेप टेस्ट में, इसको यूज किया जाता है रेप टेस्ट में, है ना। ये एक पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए एक लेडी आपके पास आके क्लेम करती है कि उसका रेप हुआ है, एक लेडी क्लेम करती है उसका क्या हुआ है रेप। अच्छा अब रेप अगर हुआ है तो उसकी वेजाइना में क्या मिलना चाहिए हमें, सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, व्हाट इज सेमाइनल फ्लूइड, ये सवाल आएगा। देखो सेमाइनल फ्लूइड इज एक्चुअली स्पर्म प्लस सम सिक्रीशंस, इट इज स्पर्म प्लस सम सिक्रीशंस। किसका सिक्रीशन, मेल के अंदर 3 एसेसरी ग्लैंड पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड। ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हैं, अब उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो सिक्रीशन है ये 3 ग्लैंड है, इसको मिला के कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। अब एक्चुअली में जो सेमिनल फ्लूइड है ये तो मेल के पास होना चाहिए क्योंकि ये तो मेल का है। अब वेजाइना में इसका अगर होना नहीं होना चाहिए, लेकिन एक फीमेल क्लेम करती है कि इसका रेप हुआ है, तो इसके अंदर वेजाइना में क्या मिलेगा, सेमिनल फ्लूइड, और इस सेमिनल फ्लूइड में मिलता है फ्रक्टोज। यस इस सेमिनल फ्लूइड में क्या मिलता है फ्रक्टोज। तो एक फीमेल की वेजाइना से स्वाब सिक्रीशन से अब जब हम सैंपल लेंगे, उस सैंपल में अगर फ्रक्टोज पॉजिटिव हुआ तो रेप टेस्ट इज पॉजिटिव, रेप टेस्ट इज पॉजिटिव, और अगर फ्रक्टोज उसमें नहीं है तो हम क्या कहेंगे रेप टेस्ट इज नेगेटिव। लेकिन क्या आप इस टेस्ट से ये बता सकते हो कि रेप किसने किया है, जी नहीं। हाँ आप ये बता सकते हो कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि रेप किसने किया है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है किसने किया है तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, DNA फिंगर प्रिंटिंग, उसके लिए हम अल्टीमेटली क्या करवाना पड़ेगा बाल को, DNA फिंगर प्रिंटिंग। यहाँ तक है बात समझ। नेक्स्ट गैलेक्टोज एंड मैनोज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं आपको फिर से कहूँगा नॉट रिकमेंडेड, बट गैलेक्टोज के बारे में आप जान सकते हो, इट इज़ ब्रेन शुगर, गैलेक्टोज इज ब्रेन शुगर, अक्सर ब्रेन में मिलती है। चलिए तो इसका एक एक पॉइंट मैं हल्का हल्का बताता हूँ कि देखो एक टर्म आता है, आप आइसोमर्स जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे आता है एपीमर। तो जो गैलेक्टोज है इट इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जबकि मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ मैन ग्लूकोज, इट इज C2 मैन एपीमर ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ नहीं करना है ना, हम ऑलरेडी सब जानते हैं, हमें सिंपली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, 3 4 5 और 6। हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया CHO OH 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 और CH2 OH, ये हम जानते हैं।
लेकिन हमें क्या करना है, C2Fp में है, यानी ये जो सेकंड पोजीशन है इस पे OH की पोजीशन उल्टी कर दो। अगर आपने यहाँ पे राइट पे बना रखा तो आप उसको उठा के कहाँ पे बना दो, यहाँ पे, और बाकी जगह कार्बन की वैलेंसी क्या कर दो, सेटिस्फाई। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑटोमेटिकली एनोस, दिस स्ट्रक्चर इज ऑटोमेटिकली एनोस। तो C4Fp इज गैलेक्टोज, C2Fp इज मैनोज, ठीक है। और गैलेक्टोज क्या है, ब्रेन शुगर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हालांकि एक 7 कार्बन की शुगर की बात करूँ, 6 कार्बन हो चुके अपन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद कर सकते हो, सीडोहेप्ट्यूलोज। ये मतलब ज़्यादा आता नहीं है, बहुत हाई लेवल पे आता है। अपने लेवल पे सीडोहेप्ट्यूलोज का मेरे हिसाब से तो कोई काम बनेगा नहीं, बट आप नाम जान सकते हो, कभी लाइफ में पूछा जाए 7 कार्बन के शुगर कौन से होते हैं, सीडोहेप्ट्यूलोज। तो विद दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड मोनोसेक्राइड्स। तो या गाइस विद दिस नोट है ना, मैं एक टॉपिक को एंड करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं पूरा टॉपिक करने लगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस ही पोस्ट करूँगा, जिसमें आप छोटे छोटे टॉपिक्स को करोगे ना तो वीडियो रिटेन, आपकी मेमोरी ज़्यादा बेटर रह पाती है। मेरा मानना तो यही है, एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा डाल दो ना तो वो बोरिंग सा लगने लग जाता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेक्टिव वे में थोड़ा पढ़ाने की, बट तो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो है ना, आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताएं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो, या आपको लगता है कि भैया इस पार्ट को और बेटर तरीके से बताना चाहिए था, इस पॉइंट में थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो प्लीज़ इसको कमेंट करें, है ना। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा एज फार आई कैन डू। एंड फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।